वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला ये हुआ है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराए जाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि सिंध और बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र इंतखाबात एक ही वक्त में कराने पर इत्तफाक हुआ है। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म अपनी जगह, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना होगा। अब सवाल ये है कि क्या हालात एक नए बहरान की तरफ जा रहे हैं। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िर, आपके जानिब आऊँगी। हुकूमत ने अपनी सतह पर फैसला कर लिया, अदालती हुक्म और आईनी ज़रूरत के बावजूद के इलेक्शन अभी नहीं कराने, तो अब क्या होगा? देखिए, बहरान तो रहेगा। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला शायद होना चाहिए कि इलेक्शन एक ही दिन हो दोनों। क्यों इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी वजह तो माशी वजह है कि मुल्क की मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इतने बड़े अखराजात दो सूबों में किए जाएँ अभी, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो तो फिर दोबारा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाती है ना। आपको तरसील है, बैलेट बॉक्सेस की तरसील है, आपको अमला डिप्लॉय करना है, सिक्योरिटी के अखराजात हैं, वो सारे अखराजात आपको, चूँकि 75% जो है वो KP और पंजाब है पाकिस्तान की आबादी का, तो 75% अखराजात आपके 6 महीने बाद दोबारा आपको करने पड़ेंगे। तो माशी तौर पर तो ये दिस इज़ सेंसिबल, लेकिन अब सवाल ये है कि ये आईनी तौर पर भी ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि आइन में ये सुखम है। अब ये ज़ाहिर है बहरान तो इमरान खान साहब का पैदा किया हुआ है और उनको पता था कि ये बहरान होगा, इसलिए उन्होंने मुल्क को उस बहरान में धकेला। अब आईनी तौर पर तो मेरे ख्याल में इसकी गुंजाइश नहीं है कि अगर आप सूबाई असम्बली तोड़ते हैं, और उनको सूबाई असम्बली तोड़ने का इख्तियार था, वो सही इस्तेमाल किया या गलत किया वो एक अलग बात है, टाइमिंग से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आईनी इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया है ये दोनों असम्बलियाँ तोड़कर। तो आईनी तौर पर तो ये 90 दिन में इलेक्शन इनको हर हालत में कराने चाहिए। अगर ये नहीं कराएंगे तो ये मावराए आइन इक़दाम होगा। अच्छा, अब वो मावराए आइन इक़दाम के लिए उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। अब वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? अगर ये असम्बली सिर्फ ज़ाहिर आइन में तो 2/3 अक्सरियत से ही तरमीम हो सकती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो ये नहीं कह सकते कि हम आइन की पासदारी नहीं करेंगे। शायद इनको फिर कोर्ट में जाना पड़े, ये फैसला कोर्ट में चैलेंज होगा। तो अदालत आलिया ने अगर इसको अप्रूव किया तब भी ये गलत मिसाइल कायम होगी कि कोई भी हुकूमत जो है वो गैर आइनी इक़दाम करे और वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वैलिडेट कर दे। तो बुनियादी तौर पर मैं बहरान ही देख रहा हूँ। अगर इन्होंने फैसला कर भी लिया तो भी ये गैर आइनी होगा, या तो आइन में तरमीम की जाए। अगर आइन में तरमीम नहीं कर पाते तो ये इलेक्शन इनको करवाने चाहिए। ये तो एक बात। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये हमें देखना चाहिए कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, इमरान खान का जो रवैया इस वक्त चल रहा है वो किसी तरह से भी बहरान ख़त्म करने पे तैयार नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हो भी गए और अगर ये जीत के नहीं आए तो ये बहरान को बरकरार रखेंगे मुसलसल अपनी हरकतों की वजह से, और उस यानी इक़्तिदार में वापस आने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जा सकती है, इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया जा सकता है। तो जब तक कि इमरान खान अपना रवैया तब्दील नहीं करते, मैं मुल्क से बहरान को जाता हुआ नहीं देख रहा। ठीक। अमीर अब्बास, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, दूसरी तरफ हुकूमत का इत्तफाक है, सिचुएशन क्या बनती हुई देख रहे हैं? देखिए शाइस्ता, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि दोनों चीजें आइन में दी गई हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आइन में दिया गया है और चीफ एग्जीक्यूटिव के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी आइन में दिया गया है। अगर असेंबली तोड़ने का इख्तियार कोई चीफ एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर तो तनकीद हो रही है और उसके ऊपर तो आईनी बहरान भी हो गया, फलां बहरान भी हो गया, फलां बहरान भी हो गया। लेकिन अगर कुछ जमातें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है, उस पर तालियां बजानी चाहिए, उस पर क्लैपिंग होना चाहिए। तो हमें किसी एक उसूल के तहत बात करना होगा। आइन के अंदर ये जो गुंजाइश मौजूद थी ये ना इमरान खान ने रखी, मेरा ख्याल है ना ये नवाज शरीफ ने रखी होगी, ना ही ये परवेज मुशर्रफ ने रखी होगी। ये 1973 के आइन में जब बना होगा उस वक्त रखी गई होगी या उसके फारिबात की रखी गई होगी। सो या तो इससे पहले ये पार्लियामेंट इसलिए मुंतखब की जाती है ना कि इसमें बैठे हुए लोग अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें और आइन के अंदर चीजों को वक्त के मुताबिक ठीक करते रहे। लेकिन ये तो सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब है जिसमें शराफिया बैठ के वो गप लगाती है और ला हासिल बहस करती है।
सो चूंकि ये मौजूद था इनके अंदर, तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्तेमाल किया, वो भी बिल्कुल ठीक था, इन्होंने इस्तेमाल किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो एक तो ये कोई सिलेक्टिव लाइकनेस डिसलाइकनेस की कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर हम असेंबलियां तोड़ने की सूरत में बहरान को तस्लीम कर रहे हैं कि इससे बहरान पैदा कर दिया इमरान खान ने, तो बहरान तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी पैदा हो गया, अगरचे बाइनरी ऑप्शन था। उसी के नतीजे में मुल्क का एक गैर मकबूल लीडर इमरान खान मकबूल हो गया। उसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में मुस्लिम लीग नून, जो उस वक्त तक मकबूल जमात थी पंजाब की, और लोग कहते थे कि पीटीए का कोई टिकट नहीं लेगा, नून लीग का टिकट हाथों हाथ बिकेगा, आज वो गैर मकबूल जमात हो गई। सो बहरान तो दोनों आईनी फैसलों की सूरत में पैदा हुआ, आईनी ऑप्शन की सूरत में। सो ये नहीं हो सकता कि एक ऑप्शन अच्छा है और एक ऑप्शन बुरा है। अब आ जाए इंतखाबात की तरफ। सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई लगी लिपटी रखने वाली बात नहीं है कि इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि एक जमात को रोकना है किसी न किसी तरह से कामयाबी के पोडियम तक पहुंचने से, और वो चूंकि इस वक्त उसकी मकबूलियत है, अगर इंतखाबात होते हैं तो वो मकबूलियत मटेरियलाइज हो सकती है, ट्रांसलेट हो सकती है विक्ट्री स्टैंड की तरफ, लिहाजा उसको रोका या किसी न किसी तरह से। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आईनी तौर पर तो गुंजाइश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अब या तो खड़े हो जाए जिन्होंने ये रुकवाना है, वो अदालत के सामने भी खड़े हो जाए, आइन के सामने भी खड़े हो जाए, टक्कर ले लें। उसके अलावा मुझे तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आता कि जिस ऑप्शन से इसको रुकवाया जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तो तसादुम हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बाद क्या बात तसादुम से मजीद तसादुम की तरफ नहीं जाएगी क्या? देखिए, तसादुम जिस इंतहा को पहुंच गया, इससे आगे कहाँ जाएगा? ये तो अब बात जो है खाना जंगी तक आ ही गई है, लड़ाई तक पहुंच ही गई है, अमन ओमान का मसला नो गो एरियाज़ के तहत। लेकिन जो अमीर अब्बास ने बात की है, देखें वो गलत कंपैरिजन दे रहे हैं। अदम एतमाद जो है उसमें अक्सरियती राय सामने आती है, किसी फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं है, जबकि असम्बलियाँ तोड़ना एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला है, वो कोई इज्तिमाई राय नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे आइन में सदर के पास 58(2)B के तहत असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार मौजूद था, और फिर इस मुल्क में एक सदर आए जिन्होंने पे दर पे असम्बलियाँ तोड़नी शुरू कर दी, और फिर ये सवाल पैदा हो गया कि ये जो आइन में दिया गया इख्तियार है, ये कोई तफरीह तबाह के लिए नहीं है कि आपकी ज़रा सी लड़ाई हो जाए और आप असम्बली तोड़ दें। लिहाजा वो जो आइन में दिया गया इख्तियार था, वो हालांकि दुनिया के बहुत से आइन में ये इख्तियार, मतलब मल्का बरतानिया के पास 200 साल से ये इख्तियार मौजूद है, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। फ़्रांस में ये इख्तियार मौजूद है, और दुनिया में जहाँ आइनी सरबराहान के पास ये इख्तियार मौजूद है, लेकिन वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करते जैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया, और नतीजतन ये सोचा गया कि अगर ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत नहीं चल सकती। हालांकि वो इख्तियार दुनिया की 90% जमहूरियतों में मौजूद है कि कभी ऐसी स्टेज आ जाए कि पार्लियामेंट ना चल सके तो एक बंदे के आइनी सरबराह उसको डिसॉल्व कर सके। ये जो वज़ीर आला के पास भी इख्तियार है, ये कोई तफरीह तबाह का इख्तियार नहीं था कि वो जब चाहें सुबह उठें या उनके लीडर ने उन्हें फ़ोन किया है तो वो असम्बली तोड़ दें। ये तो कोई क्राइसिस मौजूद हो असम्बली में, आप समझें सुबह नहीं चल पा रहा, पार्लियामान नहीं सुबह ही चल पा रही, तो आप नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। आप इसको अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए नहीं इस्तेमाल करते। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये एक ऑप्शन मौजूद था, मैं इस ऑप्शन से नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था, लिहाजा मैंने इस आइन की ऑप्शन को अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। ये गुलाम इसहाक़ खान ने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए यही किया था, आप देख लें फिर उसके बाद क्या हुआ। लिहाजा ये जस्टिफिकेशन अदम एतमाद के साथ तो कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ तो फ्लोर की अक्सरियत की राय सामने आनी है, किसी फ़र्द वाहिद का फ़ैसला तो सामने नहीं आना। लिहाजा मेरे ख्याल में अमीर अब्बास साहब ने मवाजना बहुत गलत किया है, और ये मवाजना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ आइन में अब चूँकि हम एक डेडलॉक में फंस गए हैं, और ये एक बंद गली में पाकिस्तान फंस गया है कि हमारे यहाँ चूँकि दुनिया के जिन मुल्कों की हमें मिसाल दी जाती है, वहाँ निगरान हुकूमतें नहीं बनती हैं, सिटिंग हुकूमत बैठ के इंतखाबात कराती है, लिहाजा जो भी जहाँ बैठा होता है वो इंतखाब करा देता है। लेकिन यहाँ तो निगरान हुकूमत बनती है, हमें सिटिंग गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम इंतखाबात कबूल नहीं है।
तो अगर निगरान हुकूमतों के इंतखाबात हैं तो फेडरल में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, पंजाब और केपी की कबूल नहीं है, तो ये कैसे इंतखाबात हैं? लिहाजा मैं समझता हूँ कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अगर उसका कोई रास्ता नहीं है तो फिर सियासी बंद गली है जिसमें हम खड़े हैं और नाच रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, हम बात कर रहे हैं हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो एक ही रोज़ कराए जाएं। कल मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाया गया है। अगर तो इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से कोई करारदाद मंजूर हो जाती है कल, तो फिर ऐसे में अदालती फैसले की अहमियत क्या रह जाती है? देखिए, हम फिर नए बहरान की तरफ जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा ना। फिर ये हम डिबेट करेंगे कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है या अदालत का हुक्म मानना चाहिए। अदालत का हुक्म तो मानना चाहिए, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जब अदालत हुक्म करती है तो कुछ ऐसे सियासी लीडरान होते हैं जो वो भी नहीं मानते। तो इस वक्त आपकी जो पावर या ताकत की जो जंग है, लड़ाई है, वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ जाएगी। क्योंकि इस वक्त हमारे पास, हम समझते हैं ना, तो ताकत या पावर या पावर पॉलिटिक्स पे 2 फरीक होने चाहिए या 3 फरीक हो जाएं, जिसमें सियासी जमातें होती हैं। लेकिन इस वक्त कई फरीकैन हैं, उसमें अदालतें भी फरीक है, इसमें मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट भी फरीक है, इसमें सियासी जमातें भी फरीक हैं, इसमें पार्लियामेंट अलग मैं कहूँगी फरीक है। सो दे आर ऑल कम्पीटिंग टू असर्ट देयर पावर। और मैं यही कह सकती हूँ कि होने तो इलेक्शंस चाहिए, अदालत का हुक्म भी है, डेट भी आ चुकी है, कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियां जरूर हैं, उसमें मैं मानती हूँ। केयर टेकर निगरान की हुकूमत की बात की थी मुजम्मिल साहब ने, वो एक इशू है। आप ये सवालिया निशान बन सकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्शन हो भी जाए तो बाद चैलेंज भी हो सकता है। फिर अगर दूसरा हम सेंसस की बात करें, जब सीट्स की डिलिमिटेशंस होंगी, नई हल्का बंदियां होंगी, और एक सेट ऑफ हल्का बंदियां आपकी होंगी सूबाई असेंबली के लिए और फिर दूसरी कौमी असेंबली के लिए, इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर दोबारा से चैलेंज हो जाएंगे, तो आपको तनाज़ा किसी तरफ हल होता हुआ नजर नहीं आता। इलेक्शंस होते भी हैं, हल नहीं हो रहा, इलेक्शंस नहीं भी होते, हल नहीं हो रहा। सो इसमें एक यही वाहिद हल है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। हम बार बार यही कहते रहे हैं कि अब ये तमाम फरीकैन जो हैं, इनको वाकई बैठ कर सोचना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि मुल्क इसी तरह टूटा फूटा हो था, किसी किस्म की जमहूरियत तो थी, लेकिन अब तो वो जमहूरियत, वो जो एक निज़ाम जिसकी तहत मुल्क चल रहा था, वो भी अब नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से तो कोई भी नहीं चल सकता ना मुल्क। हम किसकी तरफ देखें? क्या अदालतों पर एतमाद करें, पुलिस पे एतमाद करें, सियासी जमातों पर एतमाद करें, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर एतमाद करें, मीडिया पे एतमाद करें? मैं इस वक्त कहूंगी कि इस वक्त आप जिस शख्स से बात करते हैं उनको यही परेशानी होती है। हालांकि उनको ज्यादा परेशानी क्या होनी चाहिए? महंगाई की होनी चाहिए। उनको परेशानी है कि हो क्या रहा है, आखिर यहाँ केओस नजर आ रहा है। एंड रियली उसके लिए आपको बातचीत करने की जरूरत है। और ये जो आदि कभी पेशकश होती है, की पेशकश होती है, इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए, संजीदा बातचीत होनी चाहिए। ये जो इंतकाम की सियासत पहले भी होती रही इमरान खान साहब के दौर में और अभी नजर आ रही है, इस पे कुछ ना कुछ आपको इसको खत्म करना होगा। Somebody has to take the first step। यही कहा जाता है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको लेना चाहिए, वो भी ले लें, लेकिन इमरान खान साहब को भी कुछ फिर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। वो ये नहीं कह सकते कि मैं दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हूँ लेकिन इन चोरों से बात करने को तैयार नहीं हूँ। तो रियली दोनों तरफ आप इशारा ना दें, कुछ कदम उठाएं, क्योंकि हालात बहुत खराब है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाज़िर, मैं अमीर अब्बास का कमेंट ऐड करूं, फिर आपके जानिब आती हूँ। अमीर अब्बास, मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मुजम्मिल साहब जैसे इतने आलिम फाजिल आदमी मास मीडिया के सामने बैठ के कितनी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि असेंबली डिसॉल्व करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव को सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए लिखा हुआ है कि आपको इतने वोट चाहिए और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लाएंगे, फिर इतने वोट चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की कामयाबी के लिए। आइन में कहां लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को असेंबली डिसॉल्व करने के लिए अपने अलावा किसी और की इजाजत दरकार है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सोल ओनरशिप है, ये सोल प्रोरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का। आइन कहता है। आप यहां मास मीडिया में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं बनता।
दूसरी बात इन्होंने जो फरमाई उसमें भी मुझे ताज्जुब हुआ कि ये मतलब कैसे लोगों को कह सकते हैं कि ये दुनिया में किसी ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। ओ भाई, नवंबर 2022 में, आज से ठीक 4 महीने पहले, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इस्माइल साबरी याकूब ने 1 साल पहले पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए। 1 साल पहले 2017 में शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर था, उसने 2017 में मुद्दत मुकम्मल होने से पहले पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने, किसी से इजाजत नहीं। 2021 में फ्यूमियो किशिदा जापानीज प्राइम मिनिस्टर, अक्टूबर 2021 में, उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी। इजरायली पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है जून 2022 में। कितनी मिसालें आपको दूं? एक्सेसिव यूज हो रहा है इसका, एक्सेसिव यूज पूरी दुनिया में। ये दकियानूसी और इंतहाई बासी किस्म की अप्रोच है कि अगर क्राइसिस आ गया है तो क्राइसिस के ऊपर ढक्कन दबा के रखो और क्राइसिस खत्म हो जाएगा। भाई, क्राइसिस जो होता है ना, वो एक हब्स की सूरत में होता है, क्राइसिस घुटन की सूरत में होता है। घुटन और हब्स को दबा कर नहीं रखा जाता। पता नहीं क्या दानिशवरी हम इस मुल्क में झाड़ रहे हैं। जब घुटन पैदा हो और हब्स पैदा हो तो वेंटिलेटिंग मशीन ऑन की जाती है ताकि कौन वेंटिलेट कर सके अपने जज्बात को। घुटन और हब्स को बंद करके नहीं रखा जाता। घुटन को बंद कर दे, हब्स को बंद कर दे तो इंसान की मौत वाकई हो जाती है। तो इंतखाबात हमेशा बहरानों से निकालने का एक बड़ा कारगर हरबा साबित हुए हैं पूरी दुनिया में। मोस्ट सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी से लेके आप फार ईस्ट में चले जाएं या आप लेटिन अमेरिका में चले जाएं, जरूरी नहीं है कि उसके बाद बहरान खत्म हो। हाँ, बहरान जारी भी रह सकता है, लेकिन ये क्या किस किस्म की दकियानूसी अप्रोच है कि नहीं, इंतखाबात की होंगे तो उससे बहरान पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर। हाँ, मुझे हैरत है कि जो मिसालें दी जा रही हैं, ज़ाहिर है मिसालें देना हर एक का इख्तियार है, उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ वजाहत के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जापान, मलेशिया और इसराइल की मईशतें हमसे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हैं। वो अगर चाहें तो हर साल भी इलेक्शन करवा लें, उनके पास इतने पैसे मौजूद हैं। हमारा ये हाल है कि हम एक अरब डॉलर के लिए दुनिया भर से पैसे मांगते फिर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे। मईशत हमारी दिवालिया होने के दहाने पे खड़ी हुई है। ऐसी सूरत हाल में अगर हम मलेशिया और इसराइल और जापान का मवाजना करते हुए ये कहें कि जी असम्बली तोड़ देना अच्छी बात है या बहरान से निकालने वाली बात है, इस तरह के बहरान हम देख चुके हैं। अगर सिर्फ पिछले 30 साल की सियासत को देखा जाए तो हमारे यहाँ किसी भी असम्बली को चलने नहीं दिया गया और उससे कोई मसला हल नहीं हुआ। यानी 8वीं तरमीम जो थी, ये नौजवान नस्ल के लिए याद रखना ज़रूरी है कि 8वीं तरमीम के तहत 1988 से 1996 तक 4 इलेक्टेड असम्बलीज़ को बर्खास्त किया गया, उसके साथ सारी सूबाई असम्बलीज़ को बर्खास्त किया गया। 88 में ज़ियाउल हक़ ने जुनेजो को हटाया, 1990 में ग़ुलाम इसा खान ने बेनज़ीर को हटाया, फिर 93 में ग़ुलाम इसा खान ने ही नवाज शरीफ को हटाया, फिर 96 में फ़ारूक लगारी साहब ने बेनज़ीर को हटाया। तो यानी 8 साल में 4 हुकूमतें बर्खास्त की गई। अच्छा, अब वो एडवेंचरिज्म था, लेकिन किसी ने वो सारे जो बर्खास्ती की गई उससे कोई बहरान हल नहीं हुआ। साल 2 साल बाद हम फिर बहरान पे खड़े हुए थे। तो फौरी तौर पे किसी असम्बली को वक्त से पहले बर्खास्त करके इलेक्शन कराना बहरान का हल लाजमी नहीं है कि दे। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर दोहराऊंगा कि इख्तियार अगर किसी के पास है तो उसको बेजा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। और उसमें इंक्लूडिंग जो तहरीक अदम एतमाद आई, मैं उसकी मुखालफत करता रहा, क्योंकि वो तहरीक अदम एतमाद लाना इख्तियार तो था लेकिन वो गलत फैसला था, नहीं होना चाहिए था। इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलना चाहिए था। न सिर्फ वो नहीं किया, इस तरह PDM ने और नून लीग ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है जो वो भुगत रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उससे ज़्यादा एक आगे कदम बढ़ के मजीद बहरान की तरफ धकेला। तो बहरान में धकेलने वाले सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब। देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बेशक आप लफ्ज़ दकियानूसी इस्तेमाल कर लें, घटिया इस्तेमाल कर लें, उससे कोई दलील में वज़न नहीं आ जाता, बल्कि बेवज़न दलील जो है वो बेवज़न ही रहती है। ये वज़न नहीं बढ़ाती इस किस्म के अल्फाज आपकी दलील में। लेकिन फिर भी जिन ममालिक की मिसालें अमीर अब्बास साहब ने दी हैं, वहाँ निगरान हुकूमतें बनती हैं, वहाँ एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने के कायदा है,
वहाँ सिटिंग गवर्नमेंट ख़त्म करके निगरान हुकूमत के ज़ेर तमाम इंतखाबात कराए जाते हैं। आप एप्पल को ऑरेंजेस को बनाना से कंपेयर करते रहें और उसको दकियानूसी कहते रहें। ये आपकी स्वीट विल है कि आप दुनिया को बेशक जहाँ की मर्जी मिसाल बताएं, लेकिन आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करेंगे, उस मुल्क की मिसाल दें जहाँ निगरान हुकूमत बनती है और फिर एक दिन में इंतखाबात बनते हैं। एक चारों सूबों में कौमी असम्बली में निगरान हुकूमतों के तहत इंतखाबात होते हैं, उसकी मिसाल लाकर हमारे साथ बात करें ना। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ़र्द वाहिद के पास आइन में इख्तियारात हैं और जो इज्तमाई इख्तियारात हैं, एक है अक्सरियती इख्तियारात, उनके वो आइन में और तरह हैं। ये ऐसे है जैसे डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है, लेकिन अगर उसने अदम एतमाद के ख़िलाफ़ रूलिंग दी है तो वो सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है। मैंने ये कहा कि माजी में अगर सदूर के पास असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार था, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया तो अदालतों को फिर समझ आई कि ये इख्तियार गलत है और आइन को भी नज़र आया कि ये इख्तियार गलत है जमहूरियत। इसी तरह ये जो असम्बलियाँ तोड़ने का सरबराह के पास अख्तियार है, ये किसी क्राइसिस के लिए रखा गया है, ये तफरीह तफा के लिए नहीं रखा गया, ये इक़्तिदार के हसूल के लिए नहीं रखा गया, ये किसी बहुत शदीद बहरानी कैफियत के लिए रखा गया है, सेफ्टी वॉल के तौर पे। ये आपकी जाती सियासी घुटन को ठीक करने के लिए नहीं रखा गया, ये एक दूसरा बिगर पिक्चर में रखा गया है। ये एक फर्द के इक़्तिदार में निकल जाने के बाद हवास बाख्ता होने की वजह के लिए नहीं रखा गया, ठीक है, ये और तरह रखा गया। ठीक है। अच्छा अंबर, अगर तो इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, हुकूमत को वक्त मिल जाता है, तो क्या हुकूमत हालात को और इंतखाबात को अपनी फेवर में कर सकेगी? देखिए, हालात का तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त आप सबसे मेरे ख्याल में कि अहम जो इशू पाकिस्तान में है वो इस वक्त है कि IMF की डील होगी या नहीं। क्योंकि हमें देखने की ज़रूरत है कि जो IMF ने इस वक्त जो भी एक एलामिया या बातचीत की है कुछ मीडिया के लोगों से, अभी भी कह रहे हैं, और हम देख लें कि फरवरी से हम सुन रहे हैं कि एक मुआहदा होने वाला है, यानी कि वो जो आखिरी हमें एक और जो किस्त मिली थी उसके लिए मुआहदा तय पाने वाला है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। लेकिन हम अब मार्च के वस्त में आ गए हैं, मार्च ख़त्म होने वाला है, वो नहीं हुआ, और अब भी IMF का कहना है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसको पाकिस्तान को मीट करना है। तो ये परेशानी की बात है। हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं जब हमें वो किस्त नहीं मिल रही जो जिसकी हमें ज़रूरत है, जब हमें दोस्त पैसे नहीं मिल रहे जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें नहीं नज़र आ रहा कि जो महंगाई है उस पर काबू पाया जाएगा। तो ये बहुत सारे कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो मैं कहूँगी कि इस वक्त हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसमें मैं कहूँगी कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी नज़र में रखना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि चीन और अमेरिका की भी ज़ाहिर दुश्मनी है, उसमें पाकिस्तान कहाँ फिगर करता है, रूस और अमेरिका और यूक्रेन ये भी एक फैक्टर है जिसमें आपके रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, पेट्रोल है, गैस है, यूरोप के साथ है। तो ये सब जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त सदर शी जिनपिंग जो हैं वो उन्होंने रूस का दौरा किया है। हम कहाँ इस वक्त, हम अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं? सो हालात कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल है, ये काबू में नहीं आने वाले। इलेक्शन इनकी मर्जी से भी होते हैं, कुछ हद तक इसको कर सकते हैं। आप कंप्लीटली एक वोट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान की कौम जो है वो उनको इंतखाब करने का मौका मिलेगा, मैं समझती हूँ कि हमें उनकी दानिश पर एतमाद रखना चाहिए और उनको वोट डालना चाहिए। ये मैनिपुलेशन देर पार नहीं होती, उसका नतीजा आपको यही नजर आता है। जो इस वक्त हम जो इंतशार की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो हम मुमकिन तशद्दुद और पिछड़ा तशद्दुद और आगे चलकर क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। सो रियली मैनिपुलेशन डजंट वर्क। ठीक है अमीर, क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मुजम्मिल साहब बार बार कह रहे हैं कि ये जो आईनी इख्तियार है ये तफरीह तबाह के लिए नहीं है, ये क्राइसिस की सूरत में है। तो चले मान लेते हैं, मुजम्मिल साहब की मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, जनवरी मिड में असम्बलियां तहलील हो रही हैं, जनवरी 2023 तक क्या मुल्क में क्राइसिस ही की बात नहीं हो रही थी कि मुल्क में बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है। तो ये तो बहरान तो रिलेटिव टर्म हो गया ना जी। मुजम्मिल साहब की तरह सूट करेगा ये बहरान फिट कर देंगे, या सूट नहीं करेगा फिट नहीं करेगा। इमरान खान को बहरान लग रहा था, उसने फिट कर दिया, उसने कहा सब बहरान है, असम्बलियां तोड़नी चाहिए। तो फिर बहरान ही के ऊपर आ जाए ना, फिर बहरान की सूरत में असम्बली टूटी ना, फिर बहरान ही की सूरत में टूट गई।
सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सब्जी, फल, रोटी और मसाला जात समेत कई अशया की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जबकि इस हवाले से हुकूमत के किसी भी तरह के इक़दामात ताहाल सामने नहीं आए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का एहसास है? अमीर अब्बास, हर बार की तरह इस बार भी मजीद महंगाई, कौन सुनेगा आवाम की दुहाई? देखिए, दुहाई तो खैर बहरहाल हुकूमत ने ही सुनना होती है, और हुकूमत को मुंतखब इसलिए किया जाता है कि वो लोगों को ईज आउट करे, लोगों की तकालीफ का अजाला करे। लेकिन ये हुकूमत तो मुसलसल तकालीफ में इजाफा किया जा रही है। अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में गुज़श्ता 15 माह में सबसे कमी, यानी कम तरीन इस वक्त जो कीमत है वो गुज़श्ता 15 माह की आज है। लेकिन हमारे यहाँ 13 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी जाती है, 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। अब हुकूमत जो गरीब तबके के लिए, मोटरसाइकिल के इस्तेमाल करने वालों के लिए जो एक रिलीफ पैकेज ला रही है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद 4 से 6 हफ्ते लगेंगे वो पैकेज उन तक पहुंचने में। हमारे यहाँ कभी भी जो टारगेटेड सब्सिडी है माजी में, वो को बहुत शानदार मॉडल नहीं रहा किसी भी दौर में है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। यानी आप किसी मखसूस तबके को फैसिलिटेट करना चाहें, हुकूमत के पास कोई आइडियल निजाम नहीं है, तो उस सब्सिडी से बाज़-औक़ात वो लोग भी फायदा, बाज़-औक़ात क्या बल्कि अक्सर वो लोग फायदा उठा जाते हैं जो शायद उस सब्सिडी के मुस्तहिक नहीं होते। तो अब देखते हैं कि ये जो एक काम है, बहरहाल अच्छा काम होगा अगर 50 रुपए या 100 रुपए फी लीटर कमी कर दी जाती है ऐसे तबके के लिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, ये अभी कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा। हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बहुत मायूस किया है कम अज कम महंगाई और ये जो डे टू डे लोगों की इकॉनमी है, ये इस वक्त बिल्कुल गारब करके रख दिया है। लेकिन अमीर, माजरत के साथ, अगर तो 21 लीटर पेट्रोल पर ये सब्सिडी मिल रही है तो ये 1050 लेकर गरीब कहाँ जाएगा? अब सारी बात है, आप उसको अगर पेट्रोल पर दे भी देंगे तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला शायस्ता कि एक चीज की कीमत अगर बढ़ती है, वो हुकूमत बढ़ाए या खुद से बढ़े, तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जितनी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर उन कीमतों का असर पड़ता है। अब जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे आपकी ग्रोसरी भी महंगी है, उससे गोश्त की कीमत भी बढ़ जाती है, सब्जी की कीमत भी बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। और आप घर पे अगर कोई, यानी आप अब घर पे अगर कोई प्लम्बर बुलवाएंगे, वो प्लम्बर भी कहेगा कि पेट्रोल बढ़ गया है, मैं अगर 1000 रुपए ले दूं तो मैं 1500 रुपए लूंगा। सो हर चीज के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई निजाम आज तक नहीं वजह हो सका कि किसी एक चीज की कीमत बढ़ रही है तो उसका असर एक हद तक जाए, उसका असर हर कंज्यूमर प्रोडक्ट पर चला जाता है। और फिर जब कीमतें कम होती हैं तो वो जो चीजें बढ़ चुकी हैं वो कभी भी अंडू नहीं हो पाती हैं। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अब जो सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर आप कहेंगे कि पीटीआई ने शायद ये सवाल मुझसे कराया। 6 घंटे का तवील इजलास हुआ कल, मसला इमरान तो डिस्कस हुआ, लेकिन मसला मईशत, मसला महंगाई, मसला गरीब डिस्कस नहीं हुआ। आपने शायद एलामिया नहीं पढ़ा, और आपने, अगर आप एलामिया उसका पढ़ लेती तो आप ये सवाल ना करती। गरीब को एलामिया नहीं चाहिए ना मुजम्मिल साहब, गरीब को इक़दामात चाहिए। आपने सवाल किया कि उसमें डिस्कस नहीं हुआ, मैं इजलास में मौजूद नहीं था, मुझे तो इजलास की कार्रवाई उस एलामिया से ही समझ आई। आपने भी सवालात एलामिया में से ही निकाले हैं, जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना कराना या एक दिन कराना, ये आपने एलामिया से निकाले हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन तो नहीं किया कि हम ये करने लगे हैं, वो एलामिया में से निकाले हैं। तो मैंने एलामिया पढ़ा है, उसमें IMF के ऊपर, रमज़ान पैकेज के ऊपर उन्होंने कहा है, बात हुई है, मेरे नज़दीक बात हुई है। अब उसका इफ़ेक्ट है या नहीं है वो एक अलग बात है। सवाल आपका था कि उन 6 घंटों में क्या उसके ऊपर बात हुई, मैंने कहा एलामिया पढ़ लें, उसमें बात हुई है, आपको एलामिया पढ़ के सवाल करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलामिया मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें इस तरह की कोई बात मेरी नज़र से कम नहीं गुजरी। आपने पूरा एलामिया, मैं आपको प्रोग्राम के बाद एलामिया आप मुझे बता दीजिए कि आवाम के लिए क्या रिलीफ है। देखिए मेरी बात सुने, आवाम के लिए ये हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर सकी है, और ये हुकूमत जो वादे करके आई थी कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, ये वो पूरे नहीं कर सके हैं, और ये अवाम की अदालत में मुजरिम के तौर पे खड़े हैं। इसमें ना उनकी ये मुजरिम की हैसियत मैं बदल सकता हूँ, ना आप बदल सकते हैं।
वो आवाम अपने वक्त पे उस पे उनको सज़ा ज़रूर देंगे। और अगर ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं करते हैं, महंगाई इसी तरह रहती है, तो जमहूरियत का बचने के लिए ही इंतखाबात जो हैं वो तामीर का शिकार करने का फैसला हुआ था, ये लिखा हुआ था वैसे एलामिया में। जमहूरियत का जी मैंने कहा कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम सजा देते हैं, तो फिर वो उस सजा से बचने के लिए शायद ये फैसला किया गया कि इंतखाबात जो है वो अभी नहीं कराने। इंतखाबात का तो अभी कौमी इंतखाबात का तो वक्त ही नहीं है ना, कैसे करा दें? लेकिन जो कराने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, नहीं, आप मुझसे देखें, आप कारकर्दगी की तो मुझसे वफाकी हुकूमत की बात कर रही हैं ना, आप मुझसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी की तो बात नहीं कर रही हैं। मैं तो आपके साथ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ कि उनकी कारकर्दगी महंगाई पर नाकस है। तो अभी वफाकी इंतखाबात का तो वक्त नहीं आया है, ना वो हो रहे हैं, ना इमरान खान साहब वो करवाने में कामयाब हुए हैं। उनका वक्त अगस्त 2023 में आएगा, वो अक्टूबर 2023 में ड्यू हैं, अपने वक्त पर ज़रूर होंगे। इस मुल्क में किसी के पास एजेंडा ड्रिवन सियासत है तो वो कबल अज़ वक्त करा ले अगर उसमें हिम्मत है। बाकी जहाँ तक बात है महंगाई कम होनी चाहिए, हम इस बात के हामी हैं। हम खुद गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए। और जिस तरह हम ये कहते हैं कि इंसाफ यकसा होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए एक जैसा इंसाफ होना चाहिए, मकबूल और गैर मकबूल के लिए एक जैसा इंसाफ तो दूर की बात है, वैसे महंगाई भी वैसे ही महंगाई बात तो पूरी कर लेने, बात तो पूरी कर लेने दें, बात तो पूरी। वैसे ही महंगाई भी जो है वो सबके लिए कम होनी चाहिए। आप मेरी बात समझें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टारगेटेड सब्सिडी के जरिए महंगाई कम करने के हक में नहीं हूँ, ठीक है, मैं यकसा महंगाई कम करने के हक में हूँ, ठीक है। आप आधी बात सुनकर गुस्से में आ जाती हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ बात आपके हक में कर रहा हूँ, फिक्रा मुकम्मल हो लेने दें, इस बात पर तो आप सब्र करें, बात आपके हक में कर, आपके दिल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जरा सब्र से सुन लें। इंसाफ की बात तो दूर है, गरीब को रोटी चाहिए, रोटी मैं तो कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सुन लें सिर्फ सब्र से। मैं कह रहा हूँ मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ सब्र से सुन लें। आप ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर, 2 दिनों में मुफ्त आटे की लाइन लगी, 3 अफराद जान बहक हो गए। लगता है कि हुकूमत को आवाम का एहसास है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनका सारा बयानिया जो था इमरान खान का मुखालिफ, वो इसी पर खड़ा हुआ था कि जी इमरान खान साहब महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और आने के यानी इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वही जो पीटीआई पे बात सादिक आती है कि वो 22 साल से सियासत कर रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसी तरह इनके पास भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगर हम तहरीक-ए-एतमाद लाकर इख्तिदार में आ जाएंगे तो हम करेंगे क्या। और 1 साल में ये बात वाज़े हो गई है कि इनके पास कोई प्लानिंग, कोई हिकमत अमली नहीं थी, ये कुछ नहीं कर सके। इन्होंने आवाम की कमर तोड़ दी है। जो तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह से बेचारी औरतें भाग रही हैं आटे के पीछे, भगदड़ मची हुई है, लोग कुचले जा रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह आपको नज़र आते हैं लोग भीख मांगते हुए, हीरोइनचियों के गोल आ गए हैं, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और जिसका हमारी अशराफिया को अंदाज़ा नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत में सामने आएगा। लेकिन अब अगला सवाल ये भी है कि क्या ये महंगाई कम करना इनके इख्तियार में है? डॉक्टर नाजिर, कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपका कमेंट दोबारा ऐड करती हूँ। नाजिर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे रमज़ान अल मुबारक की आमद के हवाले से और आवाम की मुश्किलात के बारे में। डॉक्टर नाजिर, आप अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिए। जी देखिए, इस पे तो बात हो गई कि महंगाई बहुत है, उसको कम होना चाहिए, हुकूमत नाकाम होगी, इस पे बात हो गई। लेकिन अब इस पे बात करते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है, क्या हम इसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं। देखिए, बेहतरी महंगाई उस वक्त कम होगी जब हम अपनी पॉलिसीज़ चेंज करेंगे। और पॉलिसीज़ कौन सी हमें तब्दील करनी है, हमारे पास आमदनी आएगी कहाँ से। इस वक्त जो हमारा रीजनल ट्रेड है, यानी पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारा ट्रेड है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है। खारजा पॉलिसी मतलब अब भारत में देखें, भारत के अभी सफ़ीर आए हैं, कल ही उन्होंने बयान दिया, अखबारात में छपा है कि इंडिया में जो है वो 20-30 रुपये किलो प्याज बिक रही है, हमारे यहाँ जो है वो 300 रुपये किलो प्याज बिक रही है। तो हम क्यों नहीं ट्रेड खोलते और वो सस्ती प्याज भारत से लेकर पाकिस्तान में आवाम को सस्ती फराम करते हैं। 30 नहीं, हम 50 रुपये दे देंगे, 300 रुपये तो नहीं बिकेगी ना। अच्छा, हमारे पास इतनी जोग्राफिकली इतना अच्छा हमारा लोकेशन है, हम चाहें तो ट्रांजिट ट्रेड के लिए रास्ता खोल सकते हैं, हमें उसकी ट्रांजिट की फ़ीस मिल सकती है।
अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तालिबान आ गए, उसके बाद हमें नुकसान ये पहुंचा कि वहाँ की इकॉनमी मुतासिर हुई, जो उनकी यहाँ से चीज़ें अफ़गानिस्तान जाया करती थी उसमें बहुत कमी आई है, जो हमें वहाँ से पैसे मिला करते थे वो हमारे बंद हो गए। ईरान से हम तेल ले सकते थे, हमारे ईरान से ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। तो जब तक कि हमारी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं होगी, हम अपना पोटेंशियल जो आमदनी के मुमकिन ज़राए हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि हमें जो अयाशियाँ हैं हमारे अफसरान की, और उनमें हमारे फौजी अफसरान भी शामिल हैं और सिविलियन भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें, 20 लाख रुपए तनख्वाहें, BMW, मर्सिडीज़, ये सारी सरकारी खर्चे पे दी जाती हैं। पेट्रोल देखें, ये सारे जब अयाशियाँ हमारी ख़त्म होंगी उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचाने की ज़रूरत है, तब जाके हम मैनेज कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। ठीक है अंबर, क्या लगता है, क्या महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? वैसे शाइस्ता, अभी मैं एलामिया बड़े गौर से पढ़ रही थी, इसलिए क्योंकि आपके मुजम्मिल की थोड़ी सी चपकलिश हुई थी उसके बारे में। तो बहुत लंबा एलामिया है, बहुत मामलात हैं उसमें, अदलिया, इमरान खान, इलेक्शंस, पार्लियामेंट। उसमें एक छोटी सी लाइन है IMF के हवाले से कि एतमाद है सबको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर, IMF के प्रोग्राम की बहाली पर भी उनको यकीन है। तो ये मैं कह दूं कि बस ये तरजीह नज़र आ रही है कि इतनी सी बात हुई थी। देखें, इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हुकूमत अपनी जो माशी पॉलिसीज और जो वादे करके आई है बिल्कुल नाकाम हो गई है, और मेरे ख्याल में कि उनको इसका इदराक भी है, जिसकी वजह से इलेक्शंस को डिले भी कर रहे हैं। आपने जो एक जोड़ी थी बात, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये तो हो सकता था ना कि जैसे भी हो, ज़ाहिर एक प्रोविंशियल असेंबली के, सूबाई असेंबली के इलेक्शंस तो हो सकते थे। मेरे ख्याल में कुछ अभी बाई इलेक्शंस भी पेंडिंग है, क्योंकि इस्तीफे मंजूर हुए थे नेशनल असेंबली के, कौमी असेंबली के, वो भी हो सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि महंगाई की वजह से हालात उनके लिए अच्छे नहीं होंगे एट द बैलेट बॉक्स। अवाम जो है वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं, रिलीफ पैकेजेस से कुछ नहीं होता, आप यूटिलिटी स्टोर से कुछ नहीं होता। टारगेटेड सब्सिडीज की तनकीद की मुजम्मिल साहब ने, जब और कुछ ना हो तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करने की जरूरत है कि आपको सबको मिलकर बैठ कर बात करनी होगी, इलेक्शंस कराने होंगे, ताकि अपनी खारजा पॉलिसी ठीक करें, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, ताकि फिर आप अपनी मुआशी पॉलिसीज बेहतर कर सकें, इस्तेकाम ला सकें। और सबसे अहम जो क्रूशल रिफॉर्म्स जो IMF भी आपको कह रहा है, जो आप मुश्किल से कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास, आपको नहीं पता कि हुकूमत 6 महीने की है या 1 साल की है, या आप इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो मुश्किल रिफॉर्म्स के लिए आपको एक पहला हनीमून पीरियड होता है इलेक्शंस के बाद, जब आप ये सख्त फैसले कर सकते हैं, उसके बाद आपको आप नहीं कर सकते। तो ये सब मिलकर बैठ बात करें, इलेक्शंस हो, और फिर ये सब कुछ होगा। ठीक है, यानी हल यही है कि मिलकर बैठा जाए, बात की जाए, इंतखाबात हो, तभी शायद सूरत हाल कुछ बेहतर हो पाएगी। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।